ओके। तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास के अंदर कितना पढ़ा था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें, द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंपल सा चीज है। इसके अंदर हम लोग को ये इसके अंदर हम लोग तीन चीजों को मॉनिटर करते हैं, तीन चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं, तीन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, मेजर करते हैं तीन क्वांटिटीज। फर्स्ट क्वांटिटी, द नेशनल इनकम। ठीक है, सम ऑफ द इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज द नेशनल इनकम। दूसरा चीज होता है पर कैपिटा इनकम। इसी नेशनल इनकम को जब हम लोग डिवाइड करते हैं विद द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, हमको मिलता है पर कैपिटा इनकम। एंड द थर्ड पार्ट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें हम लोग हर एक चीज को ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विसेज, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, काफी चीजें आ जाती है, हॉस्पिटल्स। ठीक है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग ने पढ़ा था वो था, एक डिफरेंस हम लोग ने लिया था बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मैंने बोला था तुम लोग को, सॉरी यहाँ पे जस्ट चेंज दिस वर्ड, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तुम्हारे लिए प्रोग्रेस है। एंड आई होप तुम लोग ने क्लासरूम के ऐप में देखा होगा, ये जो व्हाइट बोर्ड जो था जहाँ पे भी मैं ये सब कुछ जो लिख के एक्सप्लेन कर रहा था वो भी मैंने तुम लोग से शेयर किया था। एंड उसी के साथ साथ तुम लोग को एक असाइनमेंट भी दिया था विच इंक्लूडेड ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस। बट ये हम लोग अभी हर बार, मैं हर बार तुम लोग को क्लासरूम के अंदर आफ्टर द लेक्चर में एक असाइनमेंट भेज दूंगा विच वुड ओनली इंक्लूड 3 to 4 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्वेश्चंस के आंसर्स तुम लोग को लिखने हैं और मुझे तुम लोग को वहीं पे सबमिट कर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जब होगा उसके पहले तुम लोग के आंसर्स आ जाने चाहिए। इस बार ओनली हर्षिल, ही वाज द ओनली वन हु सेंट मी द आंसर्स। उसी ने अकेले ने मुझे असाइनमेंट सबमिट किया था। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग को ये डेटा, जो भी हम लोग अभी जो ऑनलाइन जितना भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा अगर हम लोग वहाँ पे अगर क्लासरूम के अंदर अगर अच्छे से अगर अगर उसको ऑर्गेनाइज कर पाए तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है। तो ये था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ, और मैंने तुम लोग को बोला था कि घर पे बैठ के इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, थोड़ा सोच लेना। आई डोंट नो कितने लोगों ने किया, कितने ने नहीं किया, बट ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल टॉपिक इस साल का पूरा जितना भी तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, उस पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के लिए ये वाला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। फिर तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि हु माइट बी थिंकिंग कि वो लोग आगे जाके मे बी कॉमर्स को परस्यू करेंगे और मे बी ह्यूमैनिटीज को परस्यू करेंगे, तो उनके लिए ये टॉपिक्स ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये उसका बेस है। तुम जो भी इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट इन द कमिंग ईयर्स जो भी तुम पढ़ोगे वो तुम्हारा यहाँ पे आएगा। एंड एनीवेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो तो बेस बेस होता है हर चीज का। ठीक है, वो तो पढ़ना जरूरी होता है। सो ये हमारा टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मे बी आज का क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा, नॉट श्योर, क्योंकि मुझे दो तीन चीजें आज खत्म करनी है। सो देखते हैं अगर हो पाता है तो आज का हमारा जो सिंपल सा टॉपिक है कि हम लोग ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उसके हम लोग फीचर्स देखने वाले हैं। ठीक है। तो फीचर्स के लिए हम लोग एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम लोग ने दो बात देखी थी। एक डेवलप, कोई कंट्री होता है जो कि डेवलप्ड होता है, कोई कंट्री होता है कि जो कि डेवलपिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को ऐसा बोलते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। यूएसए के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्रीज के लिए ऐसा बोलते हैं कि दोज आर द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसा क्यों? किस बेसिस पे इंडिया को डेवलप बोला जा रहा है, किस बेसिस पे इंडिया को अंडर डेवलप बोला जा रहा है? आई मीन किस बेसिस पे वो कंट्रीज को डेवलप बोला जा रहा है और किस बेसिस पे इंडिया को अंडर डेवलप बोला जा रहा है? ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसके अंदर भी हम लोग अलग अलग क्राइटेरियाज को देखेंगे। ठीक है। तो ऐसा वर्ल्ड बैंक ने सीधे सीधे ऐसा एक एक फिगर बोल दिया था। वो तो फिगर तो बोला कि जो भी कंट्री है जिसका पर कैपिटा इनकम अगर 735 से कम है, उनको वो लोग कैटेगराइज करेंगे एज डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब तुम्हारा पर कैपिटा इनकम अगर वो 735 इतने डॉलर से अगर कम है, तो
ऐसे कंट्रीज को वो लोग कैटेगराइज करेंगे एज डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, ऐसे कंट्रीज को बोले जाएंगे कि दीज कंट्रीज आर द डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, तो ये उन्होंने एक आंकड़ा यहाँ पे फिक्स कर दिया कि $735 अगर कोई कमा रहा है एक साल के अंदर, तो पर कैपिटा इनकम अगर इतनी है, तो ऐसे कंट्रीज को हम लोग बोलेंगे दीज विल बी कैटेगराइज्ड एज द डेवलपिंग इकोनॉमीज। पर इनको छोड़ के ये तो सीधा आप एक जस्टिफिकेशन दे रहे हो, ठीक है, बेस्ड ऑन इनकम। पर जरूरी नहीं है कि पैसे से आपको आप हर कोई चीज आप परचेज कर पाओ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मनी देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि लाइफ के अंदर मैटर करती है। हमने जब जो अभी हम लोग ने जो डेफिनेशन देखी थी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके अंदर भी हम लोग ने तीन चीजें देखी थी। पहला चीज था नेशनल इनकम, फिर हम लोग ने देखा पर कैपिटा इनकम, और तीसरा चीज जो हम लोग ने देखा वो था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये तीसरा वाला पार्ट जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जस्ट इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपका आप पैसे ऑब्वियसली इससे ज्यादा कमा रहे हो। मे बी यू आर अर्निंग मोर देन $1000 पर ईयर। ठीक है, चलो रीजनेबल रखते हैं, $1000 आप कमा रहे हो, तो बेसिकली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस कंट्री के अंदर लोगों के पास पैसे हैं। पर अगर उन लोगों के पास वहां पे हेल्थ की फैसिलिटीज अगर नेबरिंग जगहों पे नहीं होगी, या फिर एजुकेशन की अगर फैसिलिटीज अगर नेबरिंग प्लेसेस पे नहीं होगी, तो देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स, सो मेनी अदर एलिमेंट्स एंड सो मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, एक ये पैसे वाला तो हम लोग ने देख लिया, उसको छोड़ के हम लोग को कुछ और फीचर्स भी देखने हैं ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। तो उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है इन सब कंट्रीज के अंदर। ये जो डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको हम लोग बोला करते हैं, उनके और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो ये फिक्स ही है, इट वुड डेफिनेटली हैव लोअर पर कैपिटा इनकम। ऑब्वियसली इनका पर कैपिटा इनकम जो होगा वो तो लो ही होगा, क्योंकि ऐसे कंट्रीज को तो वर्ल्ड बैंक खुद बोल रहा है कि ये सारे कंट्रीज पर कैपिटा इनकम इनका कम होगा। और ये वर्ल्ड बैंक का जो डेटा जो था वो भी 2004 का है। 2004 के बाद ये डेटा को उन लोग ने काफी बार इन लोग ने चेंज किया है, अपडेट किया है। इट्स अप टू यू, तुम लोग अभी का भी डेटा लुकआउट कर सकते हो कि अभी के कंटेक्स्ट के अंदर उन लोग ने कौन सा ऐसा फिगर दिया है। जैसे 2004 में उन्होंने बोला था कि $735 से कम पर कैपिटा इनकम होगा, लेकिन अभी मे बी इट इज पॉसिबल कि शायद ज्यादा हो। ठीक है, तो वो भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा ये जो नेशनल इनकम का जो चीज जो है, इट्स ऑब्वियस जो कंट्री डेवलपिंग होगा उसका पर कैपिटा इनकम कम ही होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज हो सकते हैं कि मे बी उनका पॉपुलेशन भी ज्यादा हो, पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा हो, और पॉपुलेशन ज्यादा होगा और लोग अगर कम कमा रहे होंगे तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम कम होगा। ठीक है, तो इनका इन कंट्रीज का ये पहला चीज होता है कि उनका पर कैपिटा इनकम तो ऑब्वियसली लो ही होगा। ठीक है, फिर सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बोल ही दिया है, इन कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई। ठीक है, सी हाई उसके अंदर भी बोला है मोर देन 2%, मोर देन 2% उनका पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है, तो आफ्टर ईच ईयर उनकी पॉपुलेशन 2% बढ़ जाती है। मतलब आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल द पीपल हु आर डाइंग, आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन बोर्न, इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, इन दोनों को जब हम लोग ऐड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के करने के बाद जब जब टोटल करते हैं ना, उसके बाद उस कंट्री के अंदर अगर 100 लोग हैं, तो हर एक साल के बाद 100 के बाद दो और बढ़ जाते हैं, 100 का 102 हो जाता है। ठीक है, अब इंडिया जैसा कंट्री सोचो, 2011 के अंदर अहमदाबाद का पॉपुलेशन ऐसा बोलते थे कि 55 लाख था, आज कितना होगा? स्पेकुलेशंस ऐसे हैं कि अहमदाबाद का पॉपुलेशन अभी के टाइम पे 2020 के अंदर इट वुड हैव क्रॉस्ड 90 लाख इजीली। और अभी तो रिसेंटली कुछ एडजेसेंट विलेजेस थे जिसको भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्ट बना दिया है रिसेंटली, तो उसके बाद तो शायद उसका पॉपुलेशन 1 करोड़ क्रॉस भी कर देगा। मुंबई जैसा सिटी जो है ना, उसका एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 करोड़ जितना पॉपुलेशन है।
मैंने हर्षिल का रिएक्शन देखा अभी। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था कि न्यूजीलैंड ने अपने कंट्री के अंदर डिक्लेयर कर दिया दैट इज कोरोना फ्री। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 48 लाख है सिर्फ, उससे ज्यादा लोग तो अपने अहमदाबाद में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को जब भी कंपेयर करने बैठते हैं ना, तो मतलब इट्स एक्चुअली नॉट कंपेरेबल। आप इंडिया को, भाई हमारा हेरिटेज 5,000 साल पुराना है। ठीक है, इंडिया इज अ 5,000 ईयर ओल्ड कंट्री। ये बाकी सारे कंट्री उतने पुराने नहीं थे। तो हम लोग को उनके बास्केट में रख के उनके तरीके से जज करो इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। पर फिर भी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टिल हाई। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री और हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इज आल्सो मोर देन 2%। और जब 130 करोड़ का जब 2% निकलता है ना, तो मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, इट्स अ जाइजेंटिक नंबर। ठीक है, तो आप देखना कितना होता है मल्टीप्लाई करके 130 करोड़ का। ठीक है, एनीवेज अभी आगे देखते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्रीज का हाई होता है एंड इट्स मोर देन 2%। फिर इकोनॉमिक्स के अंदर एक बेसिक एक सेइंग है कि इकोनॉमिक्स के अंदर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें एग्रीकल्चर और माइनिंग होता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर आता है जिसके अंदर इंडस्ट्रीज और ये सब कुछ होता है। और फिर टर्शियरी सेक्टर आता है, ठीक है, विच इंक्लूड्स द सर्विस सेक्टर। तो ये जो डेवलपिंग इकोनॉमी से होती है ना, डेवलपिंग छोड़ो, दुनिया का कोई भी देश ले लो, उसने जब स्टार्ट किया होगा ना, तो इट वुड हैव बीन डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। मतलब मोर देन 50% उस कंट्री का डिपेंडेंस होगा उसके प्राइमरी सेक्टर पे। थोड़े साल के बाद इंडस्ट्रीज आती जाएंगी, एग्रीकल्चर जब स्टेबल हो जाएगा फिर इंडस्ट्रीज आती जाएंगी। तो द नेक्स्ट सेक्टर, जब भी कोई इकोनॉमी होता है वो जब डेवलपिंग मोड में से आगे डेवलप तक पहुंचना जाता है, तो उसका प्राइमरी सेक्टर को ओवरटेक करके उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर ऊपर चले जाता है। फिर उसका थर्ड स्टेज आता है, तब टर्शियरी सेक्टर दैट इज द सर्विस सेक्टर, वो सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी इसका कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर होगा, फिर इंडस्ट्री, सबसे लो डिपेंडेंस होगा ऑन द प्राइमरी सेक्टर। वेयर एज इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वो भाई साहब तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो दे वुड बी हैविंग अ हेवी डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे एग्रीकल्चर मत लिख देना, एग्रीकल्चर के अलावा प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत चीजें होती है लाइक माइनिंग, फिशरीज, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, इवन ये मिल्क का प्रोडक्शन, ये सब कुछ भी उसके ऊपर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर इनका डिपेंडेंस ऑब्वियस रीजंस की वजह से ज्यादा होता है, क्योंकि ये कंट्री अभी डेवलप हुआ ही नहीं है। जब डेवलप हो जाएगा तब बाकी इंडस्ट्रीज आएंगी ना, अभी कैसे आ जाएगी। तो ये उनका एक तीसरा पॉइंट है। और इसके लिए डेटा भी दिया है इन लोग ने कि एटलीस्ट मोर देन 60% लोग, या फिर मोर देन 60% रेवेन्यू बोल सकते हो, मोर देन 60% लोग या मोर देन 60%। ओके, मैं यहाँ पे रेवेन्यू तो नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑब्वियसली रेवेन्यू ये वर्ड तुम्हारे बुक में दिया नहीं होगा। मोर देन 60% पॉपुलेशन ही रखते हैं, मोर देन 60% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन इनका हाई है, पर कैपिटा इनकम इनका लो है, देन दे आल्सो हैव दिस हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, देश के अंदर जितने भी लोग एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है। और इनका, इस कंट्री का अगर हम लोग नेशनल इनकम के अंदर अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन अगर देखते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना लगता है, 60% है। तो नेशनल इनकम के अंदर भी ऑब्वियसली इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इट्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम इज समवेयर अराउंड 26%। ठीक है, इंडिया का आज का डेटा कुछ ऐसा है कि हमारे कंट्री के अंदर कुछ 26% लोग हैं, अरे 46 या 48% लोग हैं हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इसका हमारे नेशनल इनकम तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पर उसके उसके हिसाब से आंसर नहीं है, हमारा ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है अपने पास कि 46% पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर एंड लेस देन 14% जीडीपी के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कितना ज्यादा लोग हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। और सी, दिस अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ ऑल ऑफ अस, क्योंकि आगे जाके हम लोग भी इंडिया के अंदर कोई ना कोई जगह पे जाके करियर बनाने वाले हैं, तुम लोग बनाने वाले हो। तो यू ऑट टू नो दिस, तुम्हें ये पता होना चाहिए, तभी तो जाके तुम तुम्हारे करियर के बारे में कुछ सोच सकते हो। ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच अ कंट्री लाइक इंडिया इज फेसिंग टुडे। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर इंडस्ट्री वीक है,
सी आजकल न्यूज़पेपर्स में और सब जगह पे बातें आती रहती है कि चाइना से हम लोग को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाइना के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट इस साल का इकोनॉमिक्स जब तुम पढ़ लोगे ना, एक्चुअली 2-3 चैप्टर्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब तुम लोग को ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड काट देना इज नॉट अ सोल्यूशन। यू नीड टू प्रोपेल योर इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप हमारे कंट्री का मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमारे रॉ मटेरियल्स को बाहर भेज रहे, वी आर नॉट प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल्स। अगर उन प्रोसेस करेंगे उनको तो हमारा कंट्री खुद इंडस्ट्री में से वो खुद कुछ बनाएगा और खुद हमारे लोग यूज करेंगे, मे बी वी विल आल्सो स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दोस प्रोडक्ट्स, पर वो हम लोग नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस हेवी डिपेंडेंस ऑन चाइना। ठीक है, तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है। यूके, यूएस, इन सारे कंट्रीज का इंडिया के साथ भी ट्रेड डेफिसिट होता है, वो हम लोग उनको ज्यादा चीजें बेच रहे हैं और हम उनसे कम चीजें खरीदे, तो ऐसा मतलब वो नहीं है कि इंडिया उनसे डेवलप्ड हो गया या इंडिया उनसे महान हो गया। इट्स नेवर अ बैड थिंग। ठीक, हमने ज्योग्राफी का रिसोर्सेज वाला जब चैप्टर पढ़ा था ना, तब हम लोग ने एक चीज देखी थी कि कोई भी कंट्री होता है उसके अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर बार वो चीजें, कुछ चीजें आती है वहां पे, कुछ चीजें नहीं होती। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेड। इसीलिए तो सारे के सारे कंट्रीज ट्रेड करते हैं, जो नहीं होता वो दूसरी जगह से वो लोग लेके आते हैं। ठीक है, सो डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर एक हेवी डिपेंडेंस होता है ऑन द प्राइमरी सेक्टर, और डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर 60% से ज्यादा लोग होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये तो बात हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ देख लिया, पर कैपिटा इनकम देख लिया, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट भी, और क्या क्या होता है इसके फीचर्स के अंदर। तो एक ही बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, अभी लास्ट ईयर एक डेटा आया था ऐसा कि हमारे कंट्री के अंदर, सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ 26 जितने लोग हैं, ओनली 26 पीपल हु हैव मोर देन 52% ऑफ द वेल्थ ऑफ एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितना पैसा है ना, वो दुनिया के पैसे में से कुछ 26 लोग हैं जो लोग 52% पैसा ओन करते हैं। ओनली 26 पीपल। सो द नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू पुट हियर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। चलो ये कैसे अफेक्ट करता है, छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। हमने बोला लो पर कैपिटा इनकम, एक्चुअली इंडिया का पर कैपिटा इनकम हाई है। डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर भी वो लोग है ना अलग अलग स्केल रखते हैं कि कुछ ज्यादा ही मतलब नॉमिनल लेवल पे है डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर, या कंप्लीटली लो डेवलप्ड इकोनॉमी है, या मिड रेंज में आता है, हाई रेंज में आता है, वो लोग उस तरह से भी क्राइटेरिया करते हैं, और हम लोग कहीं पे मिड और हाई के बीच में आते हैं। सो टेक्निकली हम लोग उतने भी गरीब नहीं है लुकिंग एट द पर कैपिटा इनकम, पर हमारे कंट्री का जो रिचेस्ट पर्सन जो होगा उसका एक साल का पैसा, और जो सबसे पुअर पर्सन जो होगा उसको मिलने वाला एक साल का पैसा, जब हम लोग ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना, जब ये दोनों को देखेंगे ना, तो उसके पीछे के जीरोस देख के हमें डर लगेगा। तो दैट इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे कंट्री में इनइक्वलिटी ज्यादा है। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर जनरली ये ट्रेंड रहता है कि रिच लोग भी होते हैं, पुअर लोग भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो देयर इज दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और इसके वेराइटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन सब कंट्रीज के अंदर अभी भी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, सो वो लोग विलेजेस में रहते होंगे, अमीर लोग होंगे, लेट्स अज्यूम कि वो लोग सिटीज में रहते होंगे। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि 10% और मे बी 20% पीपल इन द कंट्री आर रिच। ठीक है, मैं जस्ट ये हाइपोथेटिकल चीज बता रहा हूँ, ऐसा कोई डेटा नहीं है। 20% पीपल हैव मोर देन 50% वेल्थ। ठीक है, ऐसा हो सकता है। बाकी के 80% के पास और ज्यादा कम होगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि और ज्यादा 20% लोगों के हु आर पुअर, जिनके पास ओनली 10% ऑफ द वेल्थ होगा, और मे बी 5% ऑफ द वेल्थ होगा, तो दिस बिकम्स अनइक्वल। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा एक ट्रेंड है कि जो हम लोग जनरली एक डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी में देखते हैं। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है यहाँ पे। सो फोर्थ पॉइंट आ गया। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा फैक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
हाई होगा कि लो होगा, तो बता सकता है? हाई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुड बी हाई, डेफिनेटली हाई होगा ना, लो क्यों होगा? तो इन कंट्रीज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई होगा। इंडिया के लिए ऐसा बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ लास्ट 47 ईयर्स के अंदर से आया हुआ सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी है। आई मीन मार्च में था, अभी तो और बढ़ गया होगा, पर अभी तो चलो ठीक है, द सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पूरा लॉकडाउन की वजह से बहुत चीजें चेंज होगी, सो वी विल नॉट कंसिडर कि अभी कितना है, पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कंट्रीज के अंदर हाई होता है, ठीक है। और जनरली ऐसा ट्रेंड ट्रेंड है कि 3% से ज्यादा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मोर देन 3% ना, तो 3 का 30 भी हो सकता है, 3 का 40 भी हो सकता है, ठीक है। अभी का ट्रेंड तो देखने ही मत जाना, 70% जितना बता रहे हैं वो लोग। बट सेइंग कि संडे के दिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है, मतलब लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर पे अपने, इट साउंड्स लाइक दैट, ठीक है, ऐसा लगता है हम लोग को। फिर नेक्स्ट पार्ट, इतना सब कुछ हम लोग ने देख लिया। पॉवर्टी यहाँ पे लो है, पॉवर्टी के बाद हम लोग ने देखा कि भाई इनके पास पॉपुलेशन ग्रोथ इनका हाई है, देयर इज अ हेवी डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर, देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है। सारे के सारे फैक्टर्स को हम लोग देख रहे हैं, पॉपुलेशन देख लिया, एग्रीकल्चर वाला पॉइंट देखा, फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है, और फिर उसी की वजह से एक और चीज आ जाती है, पॉवर्टी। दुनिया के अंदर रहने वाले 33% पुअर पीपल लिव इन अवर कंट्री, ठीक है, 33% पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पुअर पीपल आर लिविंग इन अवर कंट्री। और ऐसा है कि इसके अंदर भी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास दे आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है, पैसा तो चलो ठीक है, ना घर है उनके पास, ना पहनने को कपड़े हैं उनके पास, हमारे घर पे ऐसे बेड्स होते हैं ना, उनके बेड्स नहीं है, सोफा कुर्सी उर्सी कुछ नहीं है, छत नहीं है उनके पास, अरे पीने को पानी नहीं है, पीने को छोड़ो, बॉडी को क्लीन करने के लिए रोज पानी नहीं है। तो दिस इज द टाइप ऑफ कंडीशन इन विच पीपल आर लिविंग इन अवर कंट्री एंड इन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज के अंदर पॉवर्टी का रेट इज ऑल्सो वेरी हाई। और दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल फीचर ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी उठा के देख लो, उस कंट्री के अंदर पुअर पॉवर्टी तो वहां पे ज्यादा ही होगी, ठीक है। एंड ये ऐसे ही लोग होते हैं, सी पॉवर्टी का एज सच कोई डेफिनेशन नहीं होता, तो पॉवर्टी इज डिफाइंड ऑलवेज इन दीज कंटेक्स्ट की ये लोग बेसिक एसेंशियल जो चीजें होती है ना, ये लोग उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स? भाई फूड, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिसिन, ठीक है। ये चार चीजें अगर वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड मेडिसिन, देन वी कॉल देम एज पुअर, ठीक है। एंड इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी ऐसी पॉपुलेशन ऑल मतलब रफली ऐसा बोलते हैं 1/3 पॉपुलेशन पुअर होती है। रफली कॉन्स्टिट्यूट्स 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। और क्या बचा? और क्या क्या हो सकता है ऐसे कंट्रीज के अंदर? इन कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की कमी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मतलब इनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स होंगे, इनके यहाँ पे कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स होंगे, इनके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसलिए देखो इंडिया के अंदर सब जगह पे कैसे रोड बनते रहते हैं, कहीं ना कहीं खुदाई चलते रहती है,
हर बार कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ खोदते रहते हैं, या तो वायर डाल रहे हैं अंदर, या तो पानी निकाल रहे हैं अंदर से, या तो फिर रोड बना रहे हैं उधर। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। मतलब ऐसे टाइम में भी अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था, अहमदाबाद के अंदर नरोडा के पास कोई गांव वाला रीजन है। अहमदाबाद इज सच ए पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया। अब ऐसे ऐसे सिटी के अंदर ऐसा हुआ था कि कोई रीजन था जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन आता है ना, वो ओपन एयर में था। ओपन एयर मतलब खुले वायर से जाते हैं, तो अंडरग्राउंड वायर्स नहीं थे, ओपन एयर थे। तो अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत बारिश जैसा कुछ आया था रात को, तो उसकी वजह से वहां पे वो एक दो पिलर हो गए, वो गिर गए। पेड़ गिरा, पिलर गिर गए, 2 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जस्ट इमेजिन, ऐसे टाइम में अहमदाबाद जैसे सिटी में भी ऐसा होता है। सो दे हैव डेफिशिएंसी इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। एक तरह से कमी होती है, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज की कमी। हाँ, और इंपॉर्टेंट चीजें तो भूल गए हम लोग, हेल्थ सेक्टर। भाई हेल्थ सेक्टर के अंदर कितना झोल चल रहा है अभी, कितना लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम लोग को पता है ना, आप लोग को भी पता है। हमारे कंट्री के अंदर अभी हेल्थ से रिलेटेड जितना भी ये पेंडेमिक के टाइम पे जो भी चीजें चल रही है, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो हेल्थ सेक्टर के लिए अंदर भी हमारे पास चीजें नहीं, इवन वो पीपीई किट्स तक नहीं थे लोगों के पास, हैंड सैनिटाइजर्स नहीं थे, सोप्स नहीं थे, फिर दवाइयां नहीं है लोगों के पास। तो वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज की, जो हम लोग को उन लोग के कंट्रीज में से ये सब चीजों को इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक फैसिलिटीज की भी उनकी वहां पे कमी होती है। और अब तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्टिविटी आजकल के टाइम पे तो इट इज अ मस्ट। ठीक है, यू ऑल आर वेरी लकी टू बी लिविंग इन अ सिटी लाइक गांधीनगर की, जहाँ पे आपको आपके घर पे इंटरनेट बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है, और अभी हम लोग ये लेक्चर यहाँ पे इतना स्मूथली देख पा रहे हैं। ठीक है, बट ये सबके लिए नहीं होता। ठीक है, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसा एक सिचुएशन है कि विच कैन चेंज रियली वेरी क्विकली फॉर एवरीवन। ठीक है, हमारे लिए हम लोग सारे के सारे वी आर वेरी लकी टू बी हैविंग दिस काइंड ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज। बाकी की सारी फैसिलिटीज भी हमारे पास है, पर कुछ लोगों के पास ये सब नहीं होता। ठीक है, तो वो लोग बेचारे अभी इवन दे वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, कैन यू इमेजिन, बेचारे पढ़ भी नहीं पाएंगे। आप लोग तो अभी भी फिर भी ऑनलाइन क्लासेस अभी जो चल रहे, मे बी सम ऑफ यू आर आल्सो टेकिंग दीज फॉर ग्रांटेड, पर ये लोगों को तो वो भी नहीं मिलता। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये तक पॉसिबल चीजें नहीं होती। ठीक है, फिर एक और चीज होता है कि जिसपे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी कंट्री होता है वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। नाउ दिस इज समथिंग जिसके अंदर मैं इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये तो चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है मतलब, जैसे इंडिया आज एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। हम लोग यूएसए को, यूएसए के साथ हमारा ट्रेड अच्छा है, यूएसए के साथ हमारा ट्रेड पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब हम उनको ज्यादा सामान बेचते हैं, वो हमसे कम सामान लेते हैं। आई मीन, हम उनको ज्यादा सामान बेचते हैं और हम उनका कम सामान खरीदते हैं, तो हम लोग को उनको कम पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अच्छा है। नो, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ऐसा बोलते हैं कि दे हैव अ डेफिसिट ड्रिवन इकोनॉमी। मतलब ये ऐसे कंट्रीज होते हैं जो लोगों को डिपेंड होके रहना पड़ता है ऑन देयर इंपोर्ट्स। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोलते हैं कि इंपोर्ट्स आर मोर, एक्सपोर्ट्स आर लेस। इन कंट्रीज में ऐसा होता है, इंपोर्ट्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, कम चीजें आप बाहर भेजोगे तो कम पैसे कमाओगे, ज्यादा चीजें आप इंपोर्ट करोगे, ज्यादा चीजें, ज्यादा पैसा आपका बाहर जाएगा। बट ऐसे कंट्रीज के अंदर ये सब चीजें होती है, और जनरली ये लोग इंपोर्ट भी करते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स। फिनिश प्रोडक्ट समझते हो? मोबाइल फोन है, वो फिनिश होके बन के रेडी आ गया, सीधा उसको यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग बाकी के कंट्री से ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और हम जो एक्सपोर्ट्स करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे ऐसे जैसे अबे ये किसने किया, हटाओ हटाओ। एक्सपोर्ट्स होंगे जैसे कि हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम लोग रॉ मटेरियल को बाहर भेज देंगे, उस पर हम लोग प्रोसेस करके हमारे कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, पर अभी तक वो सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ नहीं है। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है,
ये हर एक डेवलपिंग इकोनॉमी का प्रॉब्लम होता है। और एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट्स कॉल्ड द ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? ड्यूअल इकोनॉमी का मतलब होता है कि इन कंट्रीज के अंदर दो तरह के, मतलब इंडिया के लिए ऐसे बोलते हैं कि इंडिया में दो भारत बसते हैं। एक ऐसा इंडिया है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, मतलब उनके पास वो लोग कितना पैसा कमाते हैं वो सब फिक्स होता है, वो सब डॉक्यूमेंटेड होता है। दे वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। पर फिर दूसरा एक सेक्टर होता है, दूसरा एक भारत है, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। मतलब ऐसा वर्बल अग्रीमेंट होता है। जैसे हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, ठीक है, करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स, तो अभी कोरोना के टाइम पे जब उनको घर जाना पड़ा तो वो लोग के पास पैसे तक नहीं थे, ना उनके पास फैसिलिटी थी, ना वो लोग यहाँ पे है वहां पे रह सकते थे, बिकॉज दे वर एम्प्लॉयड इन दैट काइंड ऑफ एन इकोनॉमी। ऐसी कोई इंडस्ट्रीज के अंदर वो लोग एम्प्लॉयड थे। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इसी तरह की ड्यूअल इकोनॉमी होती है। ड्यूअल इकोनॉमी के लिए ऐसे बोलते हैं कि ड्यूअल इकोनॉमी और द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, एक साइड होता है कि जहाँ पे प्रिमिटिव फार्मिंग की टेक्नोलॉजीज होती है। रूरल एरिया आप इमेजिन करो जहाँ पे फार्मिंग होता है, उनके भी टूल्स उनके पास नहीं है। और दूसरी तरफ इनके पास, इन कंट्रीज के अंदर एक ऐसा साइड होता है जहाँ पे अर्बन एरियाज होते हैं, जहाँ पे मॉडर्न सिटी लाइफ होती है। ठीक है, तो ये इस तरह के दो चीजें ऐसी कंट्रीज के अंदर बसती हैं। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज, ये उन कंट्रीज का, ये एक सिंपल सा क्या कहते हैं, इट्स अ थिंग, एक डेवलपिंग इकोनॉमी के ये सारे के सारे फीचर्स है।